हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। सो बच्चों, आज हम टॉपर्स बायोलॉजी में स्टैंडर्ड ट्वेल्थ में जो हमारा चैप्टर चल रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस। सो ये जो टॉपिक है ट्रांसलेशन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर नीट एग्जाम। आपकी नीट के एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर आपके बोर्ड के एग्जाम में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन ट्रांसलेशन में से पूछे जाते हैं। जो बोर्ड के एग्जाम में जो MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं आपकी। और जो आपकी सेट की एग्ज़ाम होती है, जो पर्टिकुलर अलग अलग स्टेट की जो सेट की एग्ज़ाम होती है, उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन ट्रांसलेशन में से पूछे जाते हैं। तो बच्चों, जैसे आप देखो तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस स्टैंडर्ड 12th में जो हमारा यूनिट है जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, उसका सेकेंड चैप्टर है हमारा। सो इसमें अभी तक हमने ट्रांसलेशन के बारे में मतलब रेप्लिकेशन हमने पढ़ लिया है, फिर ट्रांसक्रिप्शन के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है, और DNA का जो स्ट्रक्चर होता है, क्रिक और वेटसन का जो DNA मॉडल है उसके बारे में भी हमने स्टडी कर ली है। सो अगर जिन बच्चों ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरे प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है। सो आप उस लिंक के थ्रू जो भी आपके जरूरी लेक्चर है वो आप देख सकते हो। ओके, सो आज हम करते हैं ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले ये याद रखो कि ट्रांसलेशन क्या होता है। तो ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस। जो प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस। सो दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि ट्रांसलेशन होता कहाँ पे है। तो आप देखो कि दिस इज अवर सेल, ये हमारा सेल है और ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है। अब सेल के अंदर जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम पे जो मैसेंजर RNA होते हैं, तो ट्रांसलेशन कहाँ पे होगा। तो याद रखो कि ट्रांसलेशन अकर इनसाइड द साइटोप्लाज्म, या तो ट्रांसलेशन अकर इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म पे होता है ऑन राइबोसोम, राइबोसोम में होता है, बिकॉज राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। चलो, ये तो हमको मालूम पड़ गया कि ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है। सो अब हम ये देखते हैं कि ट्रांसलेशन होने के लिए कि जो प्रोटीन सिंथेसिस जो प्रोसेस होती है, जो राइबोसोम में होती है, बराबर मैसेंजर RNA के ऊपर होती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन में आपको कुछ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। तो कौन कौन से मटेरियल है जो ट्रांसलेशन के लिए जरूरी होते हैं वो याद रखो आप। तो ट्रांसलेशन के लिए क्या क्या जरूरी होता है। तो फर्स्ट जो आपका होता है वो है कि एक फर्स्ट कि DNA की जरूरत होती है, DNA। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रांसलेशन के लिए क्या जरूर होता है, DNA की जरूरत होती है। DNA क्यों जरूरी होती है, क्यों DNA जरूर होता है ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए। तो आप देखो कि ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ये कहाँ पे होता है आपका, साइटोप्लाज्म में होता है। अब प्रोटीन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एमिनो एसिड चाहिए। मतलब प्रोटीन एक्चुअली क्या है, व्हाट इज प्रोटीन। तो प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ के पॉलीपेप्टाइड, जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है एमिनो एसिड के बीच में, जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, बराबर के जैसे कि समझो कि ये हमारा एमिनो एसिड है मिथियोनाइन, बराबर। दूसरा हमारा एमिनो एसिड से वेलाइन, बराबर। देन तीसरा हमारा एमिनो एसिड से एर्जिनाइन। तो अब देखो ये सारे एमिनो एसिड जुड़ के आपका एक प्रोटीन बनता है,
एक प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन एक्चुअली क्या होता है, तो प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। अलग अलग जो एमिनो एसिड जो जुड़ जाते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोटीन। अब जैसे मिथ्योनाइन, अब यहाँ पे एक हमारा प्रोटीन बन रहा है, मिथ्योनाइन एक प्रोटीन बन रहा है, समझो ये प्रोटीन का नाम है हमारा ए। तो ये कितने एमिनो एसिड से बना है, 3, मिथ्योनाइन, वेलाइन, अर्जिनाइन। अब समझो कि ये जो प्रोटीन है आपका, ये हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी हमारे सेल के अंदर होती है, उसके लिए जरूरी होता है। मतलब एक्चुअली एंजाइम्स जो होते हैं वो भी दे आर ऑल्सो प्रोटीन। सो नाउ अब ये मिथ्योनाइन, वेलाइन, एर्जिनाइन जो कंबाइन होगा तो ही आपका प्रोटीन बनेगा। तो यहाँ पे आपको मिथ्योनाइन होना चाहिए। तो ये कोड किसके पास होता है कि भाई मिथ्योनाइन, वेलाइन और एर्जिनाइन ज्वाइंट करके आपको एक प्रोटीन बनाना है। तो ये जो कोड होता है, मिथ्योनाइन के साथ वेलिन ज्वाइन करना है, वेलाइन के साथ अर्जिनाइन ज्वाइन करके आपको एक प्रोटीन बनाना है। तो इसका कोड होता है आपका डीएनए के पास। तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि डीएनए के पास जीनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, या तो डीएनए के पास जीनेटिक कोड होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। तो वो कोड डीएनए से हम लाएंगे तब जाके हम प्रोटीन बना सकते हैं। तो इसके लिए डीएनए भी आपको जरूर होता है एज अ रॉ मटेरियल। डीएनए हमारा जरूर होता है एज अ रॉ मटेरियल। नाउ दूसरा जो आपका रिक्वायरमेंट होती है वो होती है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड, अब आप देखो मिथ्योनाइन क्या है आपका एमिनो एसिड से, वेलिन क्या है आपका एमिनो एसिड से, अर्जिनाइन आपका क्या है एमिनो एसिड से। वैसे ही जैसे आपका ग्लूटामिक एसिड है, तो दीज ऑल आर एमिनो एसिड्स। ये एमिनो एसिड कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर एमिनो एसिड पूल होता है। मतलब एक जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे एमिनो एसिड्स होते हैं, मतलब कि 20 बेसिक एमिनो एसिड्स होते हैं। तो प्रोटीन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन मीन्स सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ के आपका प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन बनाने के लिए आपको एमिनो एसिड की भी तो जरूरत पड़ेगी। तो एज अ रॉ मटेरियल एमिनो एसिड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। एमिनो एसिड की भी जरूरत पड़ती है ट्रांसलेशन के लिए। ये क्वेश्चन मतलब आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है बच्चों। ओके, नाउ दूसरी क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो आरएनएस अलग अलग तरह के आरएनए की जरूरत पड़ती है आपको प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, मीन्स के ट्रांसलेशन के लिए। जैसे अलग अलग तरह के आरएनए, मतलब मैसेंजर आरएनए की आपको जरूरत पड़ेगी, ट्रांसफर आरएनए की आपको जरूरत पड़ेगी, देन राइबोसोमल आरएनए की आपको जरूरत पड़ेगी। तो आरएनए की भी जरूरत पड़ती है ट्रांसलेशन के लिए। ओके बच्चों, मालूम पड़ गया। नाउ दूसरा आप देखोगे तो इसके अलावा आपको किसकी जरूरत पड़ती है, तो राइबोसोम्स। सो राइबोसोम्स की भी जरूरत पड़ती है हमको ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए या तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। क्योंकि जो सेल होता है हमारा, सेल के अंदर जो राइबोसोम होते हैं, ये राइबोसोम में एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस होता है। मतलब इसके लिए हम राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। तो प्रोटीन बनाने के लिए या तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए या तो ट्रांसलेशन के लिए आपको राइबोसोम की भी जरूरत पड़ेगी। ओके, दूसरा एंजाइम्स, अलग अलग एंजाइम की भी आपको जरूरत पड़ती है एंजाइम्स। ऑब्वियसली बच्चों प्रोटीन सिंथेसिस एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, और एज वी नो दैट के ईच एंड एवरी मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट अकर्स इनसाइड द सेल रिक्वायर्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। अलग अलग तरह के एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए भी हमको एंजाइम की जरूरत पड़ती है। सो बच्चों याद रखना है कि ट्रांसलेशन, फॉर ट्रांसलेशन आपको डीएनए, एमिनो एसिड, आरएनए, राइबोसोम और एंजाइम की जरूरत पड़ती है। मतलब दे सर्व एज अ रॉ मटेरियल फॉर द ट्रांसलेशन। ये एज अ ट्रांसलेशन करने के लिए एज अ रॉ मटेरियल आपको जरूरत पड़ती है, बराबर। नाउ अब जो हम देखते हैं वो है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में हम बात करते हैं। जैसे अभी हमने देखा
कि प्रोटीन बनाने के लिए आपको किसकी किसकी जरूरत होती है। तो प्रोटीन बनाने के लिए हमको राइबोसोम की डीएनए की रिक्वायरमेंट होती है। देन आपका अलग अलग तरह के आरएनए की रिक्वायरमेंट होती है, एमिनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, राइबोसोम की जरूरत होती है और एंजाइम्स। अब हम बात करते हैं राइबोसोम। सो बच्चों, जैसे आप देखो कि हमने 9th और 10th स्टैंडर्ड में हमने क्या पढ़ा था कि हमको ये पढ़ाया गया था कि राइबोसोम वो जगह होती है जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। बट याद रखो कि एक्चुअली जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, सो प्रोटीन सिंथेसिस डज नॉट अकर इन द राइबोसोम। ये राइबोसोम के अंदर नहीं होता है। सो आप लोग सरप्राइज हो गए होंगे कि भाई सर कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे ना। तो होता तो है राइबोसोम के अंदर, बट हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ये राइबोसोम के अंदर नहीं होता है। ओके, मालूम पड़ गया। सो क्या होता है, होता तो है राइबोसोम के अंदर, बट हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये राइबोसोम के अंदर होता है। तो मैं आपको बताता हूं कि जैसे हमने एक वीडियो लेक्चर में हमने देखा था, मतलब इसी चैप्टर के 2 या 3 वीडियो लेक्चर पहले हमने एक वीडियो लेक्चर देखा था जहां पे हमने राइबोसोमल आरएनए के बारे में बात की थी। राइबोसोमल आरएनए, तो जैसे वहां पे हमने देखा था कि 2 तरह के आरएनए होते हैं, मतलब हमारे राइबोसोम होते हैं। एक होता है हमारा 70S राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, और दूसरा होता है हमारा 80S राइबोसोम जो यूकैरियोटिक के अंदर पाए जाते हैं। अब ये जो राइबोसोम जो होते हैं, 80S राइबोसोम की मैं बात कर रहा हूं, अभी हम यूकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो हमारा राइबोसोम होता है यूकैरियोटिक राइबोसोम, 80S टाइप राइबोसोम होता है, 80S टाइप राइबोसोम बराबर किस में पाया जाता है, ये आपका यूकैरियोटिक के अंदर पाया जाता है बराबर। तो ये जो 80S जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है, इट इज कंसिस्ट्स ऑफ 2 सब यूनिट। इसके 2 सब यूनिट होता है। एक बड़ा सब यूनिट होता है, समझो कि ये हमारा एक बिग सब यूनिट है, बड़ा सब यूनिट है, मतलब कि लार्ज सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट। और दूसरा होता है हमारा एक स्मॉल सब यूनिट, एक छोटा सब यूनिट होता है। तो ये हमारा स्मॉल सब यूनिट है, सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। अब देखो बच्चों, होता क्या है एक्चुअली। तो राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम 2 सब यूनिट से बना हुआ मॉलिक्यूल है। एक बड़ा सब यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं 60S, और एक छोटा सब यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं 40S। और ये दोनों मिलके आपका राइबोसोम बनता है। बट जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है, मतलब कि प्रोटीन, अभी समझो कि सेल के अंदर प्रोटीन नहीं बन रहा है, तो ये जो दोनों जो सब यूनिट होते हैं, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट, दे डिसोसिएटेड, मतलब एक दूसरे से अलग होंगे। जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने वाला होता है, तब ये जो राइबोसोम होते हैं, दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर व्हेन प्रोटीन सिंथेसिस डज नॉट अकर, हो नहीं रहा है ना तब। बट जब प्रोटीन सिंथेसिस होने वाला होता है, तो ये जो राइबोसोम होते हैं, जो लार्ज सब यूनिट एंड जो स्मॉल सब यूनिट होता है, ये एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे, तो ये हमारा लार्ज सब यूनिट है। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है आपका, जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, तब ये लार्ज सब यूनिट आपका स्मॉल सब यूनिट के साथ अटैच हो जाता है, अटैच हो जाता है। कब? मतलब एसोसिएशन ऑफ लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट, ये दोनों आपके जुड़ जाते हैं। इट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन सिंथेसिस होने वाला होता है, तब ये दोनों सब यूनिट एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। तो एक हमारा यूनिट बनता है जिसको हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम, विच इज कॉल्ड अ पॉलीराइबोसोम। एक्चुअली और ज्यादा अगर हम डीप में देखते हैं, तो जब प्रोटीन सिंथेसिस होने वाला होता है, तब आपका लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आर एसोसिएटेड विथ ईच अदर।
एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हो जाते हैं। बट ये कहाँ पे एसोसिएटेड होते हैं, तो ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर एसोसिएटेड होते हैं। मैं आपको बताता हूं, जैसे सपोज के मैसेंजर आरएनए आपका कहाँ पे होगा, राइबोसोम के ऊपर होता है, बराबर। नाउ तो ये हमारा मैसेंजर आरएनए है, तो होता क्या है या आपका के बहुत सारे जो लार्ज सब यूनिट, ये आपका लार्ज सब यूनिट है और ये स्मॉल सब यूनिट है, इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, लार्ज स्मॉल, इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, इस तरह से। कहां पे, मैसेंजर आरएनए के ऊपर। तो मैसेंजर आरएनए के ऊपर इसको हम बोलेंगे, जब ये राइबोसोम का जब लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट जब एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव राइबोसोम, एक्टिव राइबोसोम। क्योंकि अब ये एक्टिव राइबोसोम कब होगा, जब प्रोटीन सिंथेसिस होने वाला होता है तब, तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव राइबोसोम, एक्टिव राइबोसोम। नाउ अब ये आप देखोगे ना, तो ये जो एक्टिव राइबोसोम होते हैं ना, ऐसी मैसेंजर आरएनए के ऊपर उनकी रो बन जाती है, एक लाइन बन जाती है। मैसेंजर आरएनए के ऊपर ऐसे एक्टिव राइबोसोम की लाइन बन जाती है। अब देखो यहाँ पे, तो ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर एक्टिव राइबोसोम की जो रो बन गई है, रो, इसको एक्चुअली हम बोलते हैं पोलीराइबोसोम। सो दे एक्चुअली दिस इज कॉल्ड अ पोलीराइबोसोम। So it is called polyribosome, polyribosome। या तो polyribosome नहीं तो हम इसको हम क्या बोलते हैं इसको, हाँ पोलिजोम भी बोलते हैं, पोलिजोम, सॉरी, सो पोलिजोम भी बोलते हैं इसको। सो इट इज कॉल्ड पोलीराइबोसोम या तो पोलिजोम इसको बोलेंगे, पोलिजोम, राइट, बराबर, सॉरी। सो तो बच्चों आपने देखा ना कि एक्चुअली जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना, वो ये पोलीराइबोसोम पे होता है। पोलीराइबोसोम मतलब क्या होता है कि रो ऑफ एक्टिव राइबोसोम ऑन मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए पे जो एक्टिव राइबोसोम की जो एक लाइन बन जाती है, बराबर, एक लाइन बन जाती है, उस लाइन को हम बोलते हैं पोलीराइबोसोम, पोलीराइबोसोम। नाउ अब ये जो पोलीराइबोसोम की जो लेंथ होगी, वो जितनी मैसेंजर आरएनए की लेंथ होगी उतनी ही पोलीराइबोसोम होंगे उसके ऊपर। अब मैसेंजर आरएनए की लेंथ क्या होगी, तो जितना मतलब एमिनो एसिड मतलब कि जो प्रोटीन की जो लेंथ होगी उतनी ही मैसेंजर आरएनए की आपकी लेंथ होगी। तो जो पोलीराइबोसोम होते हैं वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए की जो लेंथ है वो डिपेंड करती है लेंथ ऑफ द सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड, कि कौन सा पॉलीपेप्टाइड आपको बनाना है, जिसमें क्योंकि अलग अलग पॉलीपेप्टाइड में अलग अलग एमिनो एसिड की लाइन होती है, पॉलीमर होता है। कोई छोटा प्रोटीन होता है जिसमें कम एमिनो एसिड्स होंगे, कोई बड़ा क्या बोलते हैं प्रोटीन होता है जिसमें ज्यादा एमिनो एसिड्स होंगे। सो ऑब्वियसली ये जो लेंथ होगी ये डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए की जो लेंथ है वो डिपेंड करती है लेंथ ऑफ द सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड। जो पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज होने वाला है उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है मैसेंजर आरएनए की लेंथ। ओके बच्चों, नाउ एक्सक्यूज मी, जस्ट एसी बंद कर लेते। सो अब देखो बच्चों, तो ये तो चलो हमको मालूम पड़ गया कि आपको यहां से आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो व्हाट इज एक्टिव राइबोसोम, एक्टिव राइबोसोम क्या होता है, या तो व्हाट इज पोलीराइबोसोम या तो पोलिजोम। तो पोलिजोम मीन्स क्या, या तो व्हाट इज पोलीराइबोसोम, पोलीराइबोसोम एक्चुअली क्या होता है। तो पोलीराइबोसोम मीन्स के रो ऑफ एक्टिव राइबोसोम ऑन मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड पोलीराइबोसोम, उसको हम बोलेंगे पोलीराइबोसोम। चलो आगे हम चलते हैं बच्चों। सो आगे अभी हम देखते हैं कि
राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है उसके बारे में हम बात करते हैं, मींस के बाइंडिंग साइड ऑफ द राइबोसोम। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाइंडिंग साइड ऑफ द राइबोसोम। तो चलो ये तो आपको मालूम पड़ गया कि प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम पे होता है। अब बाइंडिंग साइड ऑफ द राइबोसोम की हम बात करते हैं। तो बाइंडिंग साइड ऑफ द राइबोसोम समझने के लिए पहले हम राइबोसोम की फिगर बना लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि राइबोसोम में दो सब यूनिट होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट होता है और एक स्मॉल सब यूनिट होता है। तो ये हमारा लार्ज सब यूनिट है, दिस इज द लार्ज सब यूनिट, और एक हमारा छोटा सब यूनिट होता है स्मॉल सब यूनिट। सो दिस इज स्मॉल सब यूनिट। सो इसको लेबलिंग कर लेते हैं हम। तो ये हमारा लार्ज सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट, एंड इट इज अ स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। ये आपका 60S है, सो दिस इज 60S, और ये हमारा 40S है, 40S। अब आप देखो कि हम बात कर रहे हैं बाइंडिंग साइड ऑफ द राइबोसोम। बच्चों ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी नीट की एग्जाम के लिए भी ये डायग्राम आपका काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको पूछा जाता है कि भाई बाइंडिंग साइट क्या होती है राइबोसोम की, बराबर, बाइंडिंग साइट, क्योंकि हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हर चीज को थोड़ा प्रिसाइसली हम देखते हैं, जिससे आपकी जो पूरी प्रोसेस है ट्रांसलेशन वो इजीली आप एब्जॉर्ब कर सको, मतलब इजीली यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट। सो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इसके लिए मैं आपको राइबोसोम की बाइंडिंग साइट समझा रहा हूं, राइबोसोम की बाइंडिंग साइट में आपको समझा रहा हूं। सो नाउ आपको ये याद रखना है कि राइबोसोम में 4 बाइंडिंग साइट होती है, बराबर, मीन्स के देर इज 1 बाइंडिंग साइट फॉर मैसेंजर आरएनए, एक साइड होती है जहां पे मैसेंजर आरएनए अटैच होता है, किसके साथ, राइबोसोम के साथ। तो समझो कि यहां पे हमारी एक साइड है, सो दिस साइड इज नोन एज अ मैसेंजर बाइंडिंग साइट। सो इट इज कॉल्ड, इसको हम बोलेंगे मैसेंजर आरएनए बाइंडिंग साइट, मैसेंजर आरएनए बाइंडिंग साइट। बच्चों प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, और हो सके तो आप ये डायग्राम भी ड्रॉ करना सीख लो, या तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ तो राइबोसोम के अंदर एक साइड होती है फॉर द बाइंडिंग साइट फॉर द मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए के लिए एक साइड होती है, और 3 साइड आपकी ट्रांसफर आरएनए के लिए होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है नीट के अंदर। तो जैसे मैंने आपको क्या बताया कि राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम जो मॉलिक्यूल होता है, उसमें एक साइड होती है जहां पे मैसेंजर आरएनए, मतलब मैसेंजर आरएनए के लिए एक साइड होती है, और 3 साइड होती है जो ट्रांसफर आरएनए के लिए होती है। ये क्वेश्चन भी आपको नीट में पूछा जाता है, बराबर। सो there is 1 site for messenger RNA and 3 binding site for transfer RNA। ट्रांसफर आरएनए के लिए 3 बाइंडिंग साइट होती है। कौन कौन सी 3 बाइंडिंग साइट होती है वो हम यहां पे देखते हैं। तो एक साइड होती है आपकी पी साइट, सो इसको हम बोलेंगे पी साइट, सो दिस इज पी साइट। देन एक साइड होती है आपकी ए साइड, दिस इज ए साइड, एंड दूसरी जो साइड होती है आपकी वो होती है आपकी ई साइड, सो दिस इज ई साइड। बहुत इजी है बच्चों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, कोई हम जल्दी नहीं करते हैं, बहुत ही इजी तरीके से इसको समझने का हम ट्राई करते हैं। और ये जो ट्रांसलेशन जो हमारी प्रोसेस है इसको मैंने 2 वीडियो लेक्चर में बनाया हुआ है, जिससे क्योंकि अगर एक ही वीडियो लेक्चर लेंगे हम तो बच्चों ये जो वीडियो लेक्चर है वो काफ़ी लंबा हो सकता है, आपके लिए बोरिंग हो सकता है।
तो इसके लिए छोटा हो, इसके लिए हमने ये 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है ये पूरे चैप्टर को, ट्रांसलेशन पार्ट 1 एंड ट्रांसलेशन पार्ट 2 बाय टॉपर्स बायोलॉजी। ओके, सो प्लीज आप दोनों वीडियो लेक्चर को अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि ये आपके लिए काफी 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 इंपॉर्टेंट हो सकता है, काफी मायने रखता है ये टॉपिक आपके लिए, बराबर। नाउ क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम ओवरऑल बात करते हैं स्टैंडर्ड 11th एंड 12th की अगर हम बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड 11th में हमारे 5 यूनिट्स हैं और स्टैंडर्ड 12th के अंदर भी 5 यूनिट्स है हमारे। तो जो 10 यूनिट्स है, सो आउट ऑफ 10 यूनिट्स जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिट होगा नीट की एग्जाम के लिए, वो यूनिट होगा आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी, स्टैंडर्ड 11th लास्ट यूनिट, यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी। उसकी पूरी सीरीज में अभी डाल रहा हूं बच्चों, उसमें 2 चैप्टर तो हमारे ऑलरेडी हो गए हैं। एक चैप्टर हमारा जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, और दूसरा अभी हमारा चैप्टर चल रहा है सर्कुलेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो ये चैप्टर अभी हमारा चल रहा है। और दूसरा जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यूनिट है वो है स्टैंडर्ड 12th का सेकेंड यूनिट, जीनेटिक एंड इवोल्यूशन। जीनेटिक एंड इवोल्यूशन में हमारे 3 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर होगा हमारा कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो अभी हमारा चैप्टर चल रहा है, एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जो फर्स्ट चैप्टर है, एंड थर्ड चैप्टर है हमारा इवोल्यूशन। तो अगर देखा जाए तो जीनेटिक आपका सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है फॉर योर नीट एग्जाम। तो इसके लिए हम बहुत ही स्लो जा रहे हैं, एक एक टॉपिक को हम अच्छी तरह से समझने का ट्राई करते हैं। तो इसके 2 वीडियो लेक्चर होंगे, ट्रांसलेशन पार्ट 1 एंड ट्रांसलेशन पार्ट 2 बाय टॉपर्स बायोलॉजी। सो प्लीज देखिए इसको। नाउ तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम में हमारी 4 साइड्स होती है, एक्चुअली 4 बाइंडिंग साइड होती है, बराबर। 1 बाइंडिंग साइड फॉर मैसेंजर आरएनए और 3 बाइंडिंग साइड होती है आपकी ट्रांसफर आरएनए के लिए। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है नीट के अंदर। नाउ तो सबसे पहले हम बात करते हैं पी साइट। सो दिस इज कॉल्ड पी साइट। तो पी साइट को एक्चुअली हम बच्चों बोलते हैं पेप्टिडिल टीआरएनए बाइंडिंग साइट, मतलब के पेप्टिडिल टीआरएनए बाइंडिंग साइट। तो पी साइट मतलब पेप्टिडिल टीआरएनए बाइंडिंग साइट। अब इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि ये प्रोसेस अगर आप समझ जाते हो, जो राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर है, मतलब कि ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए राइबोसोम पे कहां पे अटैच होंगे, अगर ये आप समझ जाते हो तो आपके लिए ये जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन वो बहुत ही इजी हो जाएगी। तो एक साइड है हमारी 3 आरएनए, 3 साइड होती है, 3 बाइंडिंग साइड फॉर ट्रांसफर आरएनए। तो फर्स्ट होगी हमारी पी साइट which is commonly known as a peptidyl tRNA binding site। पेप्टिडिल tRNA बाइंडिंग साइट मतलब होता क्या है कि मैंने अभी आपको बताया कि व्हाट इज प्रोटीन। सो प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ के, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ के एक लंबी चेन बनती है, उस लंबी चेन को हम बोलते हैं प्रोटीन। सो दैट इज कॉल्ड अ प्रोटीन। नाउ अब ये जो प्रोटीन होता है आपका, तो जो चेन आपकी बन रही है एमिनो एसिड, तो सबसे पहले एक ट्रांसफर आरएनए होगा जिसको हम बोलते हैं चार्ज टीआरएनए। ये चार्ज टीआरएनए सबसे पहले एक एमिनो एसिड को लेके आता है, और जो प्रोकैरियोटिक होता है वो होता है आपका मिथ्योनाइन, और जो प्रोकैरियोटिक में आपका अलग होगा, और जो यूकैरियोटिक होगा उसमें आपका होगा मिथ्योनाइन। सुनाओ, मतलब कि जो एमिनो एसिड जो जुड़ते जाते हैं बराबर, और एक लंबी चेन बन जाती है, तो ये जो पी साइड होती है इट
इट होल्ड्स द कैरिंग चेन ऑफ एमिनो एसिड, ये चेन को पकड़ के रखता है, ये चेन को पकड़ के रखता है और एक एक एमिनो एसिड जुड़ते जाते हैं। बराबर। नाउ ए साइड की अगर हम बात करें, ए साइड जिसको हम बोलते हैं एमिनो एकाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट, तो ए साइड जिसको हम बोलते हैं ए साइड, या तो इसको हम बोलेंगे एमिनो एकिल टीआरएनए बाइंडिंग साइट, एमिनो एकिल टीआरएनए बाइंडिंग साइट। सो समझो कि ये आपका मतलब कि ट्रांसफर आरएनए है, तो ये एमिनो एसिड जो बन रहा है आपका, ये एमिनो एसिड से अलग अलग, बराबर, एमिनो एसिड। तो समझो कि ये हमारा वेलिन है, देन ये अर्जिनाइन है, ये मिथ्योनाइन है, बराबर। सो ऐसे मतलब आपके जो एमिनो एसिड्स होते हैं, बराबर, ये ग्लूटामिक एसिड है, तो ये सारे जो एमिनो एसिड जुड़ रहे हैं ना, ये सारे एमिनो एसिड को कौन पकड़ के रखता है? पी साइट्स। मतलब एमिनो एसिड की जो चेन बन रही है, कहां पे बन रही है? राइबोसोम के अंदर बन रही है, उनको पकड़ के रखता है पी साइट्स। और जो ए साइड होता है, तो जो ये ट्रांसफर आरएनए हमारा, समझो कि ये हमारा ट्रांसफर आरएनए, ये एक एमिनो एसिड को कैरी कर रहा है, तो ये एमिनो एसिड जो होगा वो कहां से अंदर जाएगा? ए साइड से, ए साइड्स ऑफ अ राइबोसोम। जो ट्रांसफर आरएनए है विच कैरी एमिनो एसिड, एक ट्रांसफर आरएनए होगा जो एमिनो एसिड को लाएगा। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए का काम होता है जो साइटोप्लाज्म में जो एमिनो एसिड जो होते हैं, वहां से एमिनो एसिड को लेके राइबोसोम तक पहुंचाना। तो ये ट्रांसफर आरएनए इस एमिनो एसिड को लेके आता है, तो इसको कौन कहां से एंटर होगा? वो ए साइड जो राइबोसोम है वहां से। मतलब ए साइड जो होता है ना, वो जो ट्रांसफर आरएनए है जो दूसरा एमिनो एसिड लेके आए उसको अंदर जाने, मतलब कि वो उसको होल्ड करता है, और इस तरह से ये एमिनो एसिड यहाँ पे ज्वाइंट हो जाता है। नाउ ट्रांसफर आरएनए लाएगा आपका। ई साइड क्या है? तो ई साइड को हम बोलते हैं एग्जिट साइट। तो ई साइड इज नोन एज अ एग्जिट साइट। एग्जिट मतलब क्या होता है कि जो ट्रांसफर आरएनए होता है वो आपका एमिनो एसिड को कैरी करता है। कहां से कैरी करता है? एमिनो पूल, जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो एमिनो पूल होता है वहां से एमिनो एसिड को राइबोसोम तक लेके जाता है ट्रांसफर आरएनए, और फिर राइबोसोम में वो ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम तक एमिनो एसिड को लेके जाता है, वो ए साइड से एंटर होगा राइबोसोम के अंदर। फिर वो जो एमिनो एसिड से वो पी साइड पे जो एमिनो एसिड की जो चेन बन रही उसके साथ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से ज्वाइंट हो जाएगा, और जो ट्रांसफर आरएनए है वो एमिनो एसिड से अलग हो जाएगा। एंड देन जो ट्रांसफर आरएनए जो पहले चार्ज था, मतलब कि समझो कि ये हमारा एक एमिनो एसिड से, सॉरी एक ट्रांसफर आरएनए, ये हमारा, ये समझो हमारा ट्रांसफर आरएनए, तो ये एक एमिनो एसिड को कैरी कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे चार्ज एमिनो एसिड, सॉरी चार्ज टीआरएनए, क्योंकि इसके पास एमिनो एसिड्स है। अब ये चार्ज टीआरएनए, ये एमिनो एसिड, ये जो एमिनो एसिड से मैं येलो कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये जो एमिनो एसिड है उसको यहां तक पहुंचाने का काम करता है ट्रांसफर आरएनए। अब ये एमिनो एसिड आपका जुड़ जाएगा इसके साथ जो चेन बन रही है, तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से वो ज्वाइंट हो जाएगा। तो अब ये चार्ज, मतलब ये एमिनो एसिड ने लीव कर दिया टीआरएनए, तो नाउ ये जो टीआरएनए आपका बन गया अनचार्ज टीआरएनए। अब ये अनचार्ज टीआरएनए एग्जिट साइट से बाहर निकल जाएगा। मतलब एग्जिट साइट्स वो जगह होती है राइबोसोम पे जहां से अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए लीव्स राइबोसोम। ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जहां से अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए लीव्स राइबोसोम, राइबोसोम को छोड़ देता है और दूसरे एमिनो एसिड को लेने जाता है। तो ये जो हमने देखा, तो बाइंडिंग साइड ऑफ द राइबोसोम हमने देखा कि राइबोसोम पे कहां पे बाइंडिंग साइड होती है। अब जो हम देखते हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम के, मतलब कि प्रोटीन किस तरह से कहां पे बनता है उसके बारे में हम बात करते हैं, और फिर हमारा लेक्चर यहां पे हम खत्म करते हैं बच्चों। सो
स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं हम, राइबोसोम का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो राइबोसोम है वो दो सब यूनिट से बना है। एक हमारा स्मॉल सब यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं 40S, और एक हमारा लार्ज सब यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं 60S। तो देखो बच्चों, तो यहाँ पे क्या है आपका, तो ये हमारा एक राइबोसोम है, ये हमारा स्मॉल राइबोसोम है, स्मॉल राइबोसोम है, और ये हमारा लार्ज राइबोसोम है। सो दिस इज द लार्ज राइबोसोम। तो बहुत ही मैं एकदम शांति से आपको बता रहा हूं कि ये हमारा 40S राइबोसोम है, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, और ये हमारा लार्ज सब यूनिट है। सो दिस इज द लार्ज सब यूनिट 60S। 60S मीन्स कि ये आपका लार्ज सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट। तो मैंने आपको बताया था कि जो राइबोसोम होता है, तो राइबोसोम इज अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट्स ऑफ टू सब यूनिट, एक लार्ज सब यूनिट होता है और एक आपका स्मॉल सब यूनिट होता है, बराबर। नाउ अब जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो लार्ज सब यूनिट के ऊपर एक कैप की तरह होता है, एक कैप की तरह अटैच होता है, एक कैप की तरह ज्वाइंट होता है। नाउ अब आप देखोगे तो ये जो लार्ज सब यूनिट होता है, यहां से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर जाता है, एक कैनल जैसा होता है, बराबर। वो कैनल आपकी पूरे लार्ज सब यूनिट से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ओपन होती है। तो समझो कि ये हमारा एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सो दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि जो आपका प्रोटीन बनेगा वो पैकिंग होने के लिए कहां पे जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये हमारी एक कैनल है, दिस इज द कैनल, कैनल, बराबर। ये कैनल पूरी आपकी निकलती है कहां तक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप देखो, मतलब ये हमारा लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है। जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो लार्ज सब यूनिट के ऊपर एक कैप की तरह होता है। जो प्रोटीन बन रहा है ना, जो प्रोटीन बन रहा है उसको प्रोटेक्ट करता है एंजाइम से। जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उनसे जो प्रोटीन डिग्रेड ना हो जाए उसको बचाने का काम करता है स्मॉल सब यूनिट, बराबर। नाउ अब आप देखोगे तो ये जो यहाँ पे होता है आपका मैसेंजर आरएनए, यहाँ पे आपका मैसेंजर आरएनए होता है और उसका कोडोन होता है, बराबर। तो ये समझो हमारा मैसेंजर आरएनए, आपका ये मैसेंजर आरएनए। सो दिस इज मैसेंजर आरएनए। यहाँ पे उसका कोड होगा, समझो मैसेंजर आरएनए का, तो आपका कोड होगा GCC, बराबर। तो ट्रांसफर आरएनए आपका यहाँ पे ज्वाइंट होगा, ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए के साथ ज्वाइंट होता है, वो हम देखेंगे। सो ये आपका ट्रांसफर आरएनए हो गया। सो दिस इज ट्रांसफर आरएनए। अब ये ट्रांसफर, ये आपका कोडोन है। सो दिस इज मैसेंजर आरएनए, ये हमारा मैसेंजर आरएनए हो गया, और ये क्या हो गया, उसके कोडोन हो गए, कोडोन, बराबर। जैसे मैंने आपको बताया ना, अभी हम देखेंगे कि एसोसिएशन ऑफ राइबोसोम, जो राइबोसोम का जो स्मॉल सब यूनिट होता है और जो लार्ज सब यूनिट होता है उसको एक्चुअली ज्वाइंट कौन करता है, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए दोनों को अटैच करता है। तो अब मैसेंजर आरएनए के साथ आपका ट्रांसफर आरएनए ज्वाइंट हो जाता है, बराबर। हमने ट्रांसफर आरएनए वाला जो टॉपिक हमने देखा था वहां पे हमने देखा था, तो ये हमारा ट्रांसफर आरएनए हो गया, ये हमारा टीआरएनए है। सो दिस इज टीआरएनए। अब ये जो टीआरएनए होता है, बराबर, उसके पास ये जो मैसेंजर आरएनए के जो कोडोन होते हैं GCC, तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस यहां पे ट्रांसफर आरएनए में होगी।
तो G होगा तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे C होगा, C होगा तो G होगा, C होगा तो G होगा, बराबर, और इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो ये क्या है आपका एंटीकोडोन। सो दिस इज एंटीकोडोन। सो एंटीकोडोन का क्या होता है, व्हाट इज एंटीकोडोन? सो एंटीकोडोन मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऑफ मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए की जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस होती है ट्रांसफर आरएनए के, उसको हम बोलते हैं एंटीकोडोन। एंटीकोडोन। नाउ अब आप देखो तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल होता है। इसको हमने थोड़ा मैग्नीफाई करके देखने का ट्राई करने के, बहुत इजी लैंग्वेज में जितना मुझे आता है उतना मैंने आपको समझाने का ट्राई किया है बच्चों, जिससे मतलब आपके लिए ट्रांसलेशन प्रोसेस बहुत इजी हो जाए। जितना हो सके मैं आपको इजी वे में समझाने का ट्राई करता हूं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होने वाला होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। नाउ अब आप देखो तो ये एक गैप है, ये आपका स्मॉल सब यूनिट है और ये लार्ज सब यूनिट है। ये स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट के बीच में जो एक जंक्शन है, उस जंक्शन को हम बोलते हैं ग्रूव। सो दैट इज कॉल्ड अ ग्रूव। सो दिस इज कॉल्ड ग्रूव। सो GROOVE ग्रूव। सो व्हाट इज ग्रूव? ये क्वेश्चन भी आपको कभी कभी पूछा जाता है, व्हाट इज ग्रूव? सो द जंक्शन बिटवीन large subunit and small subunit of the ribosome is called a groove। तो यहां पे मतलब आपकी एक खाली जगह है, बरोबर, बीच में एक जगह है। स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट के बीच में एक जगह है जिसको हम बोलते हैं ग्रूव, बरोबर। तो एक्चुअली जो प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है, जो आपका प्रोटीन सिंथेसिस जो होगा, मतलब कि एक एमिनो एसिड जो ट्रांसफर आरएनए जो एमिनो एसिड को लेके आता है, वो एक एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जॉइंट होते हैं ना, वो ग्रूव के अंदर होता है। मतलब ग्रूव एक जंक्शन होता है बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम वेयर प्रोटीन सिंथेसाइज, जहां पे एक्चुअली आपका प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, देन ये प्रोटीन फिर आपका इस कैनल से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चला जाता है, बराबर। नाउ तो ये हो गया आपका दूसरा। अब आप देखो एक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो ये है कि जो लार्ज सब यूनिट होता है राइबोसोम का, बराबर, राइबोसोम का जो लार्ज सब यूनिट होता है, इट इज अटैच विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय एन एंजाइम। एक एंजाइम से जॉइंट होता है, वो आपको पूछा जाएगा, जिसको हम बोलते हैं रोडोप्सिन 1 एंड रोडोप्सिन 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो जिसको हम बोलते हैं रोडोप्सिन। सो रोडोप्सिन 1 एंड रोडोप्सिन 2। सो बच्चों प्लीज राइट डाउन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम, के राइबोसोम मॉलिक्यूल इज अटैच विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय रोडोप्सिन 1 एंड रोडोप्सिन 2। सो बच्चों आज हमने देखा ट्रांसलेशन पार्ट 1 में, आज हमने बात की कि कौन कौन से मटेरियल होते हैं जो ट्रांसलेशन के लिए एज अ रॉ मटेरियल काम करते हैं। जैसे हमने देखा डीएनए, देन आरएनए देखे हमने, अलग अलग तरह के एंजाइम्स के बारे में हमने बात की। देन आपका आप देखोगे तो राइबोसोम भी ट्रांसलेशन के लिए जरूरी होता है। फिर हमने पॉली राइबोसोम के बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा ट्रांसफर आरएनए, जो हमारा राइबोसोम की अलग अलग हमने बाइंडिंग साइट देखी, और राइबोसोम का अल्ट्रा स्ट्रक्चर हमने देखा, जो आपके नीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पार्ट 2 में, ट्रांसलेशन पार्ट 2 में हम आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे, जो हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर होगा ट्रांसलेशन का, जहां पे हम प्रोटीन किस तरह से बनता है, किस तरह से ट्रांसफर आरएनए एमिनो एसिड के साथ जुड़ता है,
और किस तरह से लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन। जो भी मेरे अपकमिंग वीडियो लेक्चर है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।